हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। तो अपनी पिछली वीडियो में दोस्तों हमने, अगर आपको याद होगा कि द सेकंड टेबल कॉन्फ्रेंस तक हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके थे। आज हमारी अपना पूरा फ्रीडम स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स के लिए लास्ट पार्ट है, जो द कम्युनल अवार्ड से स्टार्ट होगा, पूरा 1947 तक ख़त्म होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। और अगर कोई इस चैनल पे न्यू है दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मिलेगी हमारे चैनल पर रिलेटेड टू योर सिलेबस। तो हम 1931 तक कंप्लीट कर चुके थे। 7 कमीशन हम पढ़ चुके थे। नेहरू रिपोर्ट, लाहौर सेशन सत्याग्रह, गांधी इरविन पैक्ट, द सेकंड राउंड टेबल, यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे। सबको याद होगा, द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तक हम पढ़ चुके थे। आज का हमारा पार्ट है दी कम्युनल अवार्ड, या फिर इसे बोलते हैं मैकडोनल्ड अवार्ड। अब आपको मैकडोनल्ड के नाम से आप सभी वाकिफ़ होंगे। मैकडोनल्ड कौन थे? रैमसे मैकडोनल्ड कौन थे? वो थे दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे। जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, वो थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रैमसे मैकडोनल्ड। ओके, अब देखिए होता क्या है कि आपको पता है कि जैसे ही गांधी जी अपनी सेकंड मीटिंग, जो उनकी सेकंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ से आते हैं, गांधी जी अरेस्ट हो जाते हैं। गांधी जी अरेस्ट हो जाते हैं और जो ब्रिटिश रैमसे जिनके साथ इनकी मीटिंग होती है सेकंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, उसमें क्या करते हैं ये कि ये एक अवार्ड अनाउंस करते हैं। किसके लिए? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के लिए, इन अगस्त 1932। तो ये मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ कि ये होता क्या है। ये एक नॉर्मल एक ऐसा अवार्ड होता है कि ऐसे तो जब गांधी जी वहाँ पर जाते हैं सेकंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, वह सभी की बात रखते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये इंडिया को थोड़ा और डिवाइड करते हैं। किसके बेस पर? कास्ट के बेस पर। ये बोलते हैं कि जो इंडिया में डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, उनकी बात आप क्यों नहीं करते। तो इसी के ऊपर मतलब इनका क्या था, इंडिया को थोड़ा और डिवाइड करना। इनका एम ही यही था, टू डिवाइड इंडिया ऑन कम्युनल बेसिस। गांधी जी को इस बात से काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था और उन्होंने इसके खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट बोल दिया। साथ ही साथ इस बात से काफ़ी और जगहों पर भी इंडिया में इस बात के खिलाफ थे लोगों ने काफ़ी विरोध किया इस बात का। इसी पहरे में ये लिखा गया कि द ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑफ इन इंडिया मास मीटिंग्स टुक प्लेस, पॉलिटिकल लीडर्स और डिफरेंट परसुएशंस लाइक मदन मोहन मालवीय, बी आर अम्बेडकर बिकेम एक्टिव। वो भी इसके लिए एक्टिव हो चुके थे। और इन दी एंड उन्होंने एक एग्रीमेंट पास कर दिया जिसे बोला जाता था पूना पैक्ट। ठीक है, अब इस पूना पैक्ट को हम पढ़ते हैं कि ये पूना पैक्ट था क्या। आपको पता है अंग्रेज़ों ने इंडिया को थोड़ा वो डिवाइड करने के लिए अब कास्ट सिस्टम पे लेके आए थे, डिप्रेस्ड क्लासेस पर इतना पहुंच चुके थे। अब इससे पहले क्या था कि ऑलमोस्ट जो है कि ऐसे तो इंडिया में पहले की रिज़र्व कैटेगरी था, वो रिज़र्व कैटेगरी के लिए था, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए पहले ही जो है वो सीट्स जो है वो रिज़र्व हुआ करती थी। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही बेशक ये था कि रिज़र्व कैटेगरी वाला सिस्टम था, लेकिन जो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए अभी इन्होंने क्या कर दिया, अब जैसे कि ये बात उठ चुकी थी कि आप उनकी बात नहीं करें, डिप्रेस्ड क्लासेस की बात नहीं करें। तो पूना पैक्ट और गांधी अम्बेडकर पैक्ट में जो सितंबर 24 1932 को आया, इन्होंने क्या कर दिया कि जो प्रोविज़नल लेजिस्लेचर्स थे, उसको जो यहाँ पर इनके 71 से अवार्ड इनके 148 तक कर दिए। एंड जो इनकी सेंट्रल लेजिस्लेचर थे, वहाँ पर भी 18% ऑफ दी टोटल, यानी कि यहाँ पर अगर मैं प्रोविजनल लेजिस्लेचर्स के लिए सीट्स की बात करूँ, जहाँ पर वह पहले 71 थी, अब वह 148 कर दी गई थी। और सेंट्रल लेजिस्लेचर्स में भी इनकी सीट्स बढ़ाकर 18% ऑफ द टोटल कर दी गई। The leaders of the various groups and parties among Hindus, B.R. Ambedkar on behalf of Harijans signed the pact। इस पैक्ट को साइन कर दिया गया हिंदूज़ के द्वारा, जो हिंदूज़ के बड़े बड़े लीडर्स थे, और साथ ही साथ बी आर अम्बेडकर जो हरिजन्स की तरफ से आए थे। तो ये पूना पैक्ट जो था, ये जो हिंदूज़ की कास्ट थी और साथ में जो डिप्रेस क्लासेस थी, उन्हीं के बीच में एक जॉइंट इलेक्टोरेट था। ठीक है, इलेक्टोरेट था ये उन्हीं के बीच में जॉइंट, क्योंकि बेसिकली ये अंग्रेज़ों के द्वारा एक और नीति थी इंडिया को डिवाइड करने के लिए। उसके बाद थर्ड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई नवंबर 17 दिसंबर 24 तक चली 1932 में। बेशक ये 1932 में चली, लेकिन आपको पता है इंडिया का उस वक्त क्या एम था कि
पूर्ण स्वराज यानी कि इसे कंप्लीट इंडिपेंडेंस, तो फिर ये वाली जो टेबल कॉन्फ्रेंस थी ये भी फ्रूटलेस गई, यानी कि इसका भी कोई हल नहीं निकला, क्योंकि इसी के साथ साथ आपको पता है गांधी जी वगैरह वो सब भी जेल में थे, काफ़ी इंडियन लीडर्स जो इंडियन नेशनल लीडर्स थे वो भी जेल में थे। 1935 में क्या हुआ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1935 में गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया आ गया। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1930 में जमा करवा दी थी। 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी। इसके बाद इस रिपोर्ट के बाद ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, ओके, या फिर गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया बना 1935 में। तो इसको जो है रॉयल असेंट भी मिल गया अगस्त 4 1935 में। अब इसके हम थोड़े से फीचर्स पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या था। एक तो दिस एक्ट इंट्रोड्यूस प्रोविजनल ऑटोनॉमी, इस एक्ट के द्वारा प्रोविजनल ऑटोनॉमी आई थी। और दूसरी, एबॉलिश्ड डायरकी इन प्रोविंसेस, मेड मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव एंड फेडरेशन एट सेंटर। देखिए इस एक्ट के द्वारा आया क्या, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि हुआ क्या है। कि एक तो जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था उसमें जो फीचर्स थे वो फीचर्स इसमें एडिट थे। साथ ही साथ इन्होंने ब्रिटिश ने क्या कर दिया, कुछ न्यू प्रिंसिपल्स भी इन्होंने ऐड कर लिए, कुछ न्यू प्रिंसिपल फीचर्स भी इन्होंने ऐड कर दिए थे। तो अब क्या हुआ कि इस चीज़ का विरोध होने लगा, इस चीज़ का विरोध हुआ कांग्रेस के द्वारा। इसी के साथ साथ इंडिया में बहुत सी जगहों पर नियरली ऑल सेक्शंस ऑफ इंडियन पब्लिक ओपिनियन इन्होंने गवर्नमेंट एक्ट ऑफ जो 1935 गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया आया था इसका बिल्कुल इसको रिजेक्ट कर दिया था कांग्रेस ने। अब क्या था दोस्तों, अब आपको थोड़ी सी आगे कहानी और जाने की ज़रूरी है। जिन्ना जो था, जिन्ना वॉज नॉट हैप्पी विद दी कांग्रेस रूल। एक तो जिन्ना जो है वह कांग्रेस रूल से बिल्कुल भी उसको खुशी नहीं थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, इस लाइन को याद रखिएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या क्या होता है कि जो कांग्रेस मिनिस्टर्स होते हैं बहुत से मिनिस्टर्स रिज़ाइन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो क्या होता है कि कांग्रेस की इसकी ब्रिटिश की जो है इनकी वॉर चल रही होती है। अब ये इंडिया को बोलते हैं कि हमें मतलब सपोर्ट चाहिए आपकी तरफ से, तो इंडिया वाले कांग्रेस की तरफ से सीधे बोल लेते हैं कि हमें जब तक हमारा जो पूर्ण स्वराज है यानी कि हमें जब डेमोक्रेटिक फ्रीडम तक नहीं हमें मिलेगा, हम वी विल नॉट हेल्प यू। यानी कि ये एक टाइप की फ्रीडम मांग रहे थे कांग्रेस वाले इनसे, लेकिन ब्रिटिश हमें फ्रीडम देने के लिए तैयार नहीं थे। तो इसी के विरोध में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जितने भी कांग्रेस मिनिस्टर्स थे सभी के सभी ने रिज़ाइन कर दिया। सभी के सभी ने इनके गवर्नमेंट के मतलब जो इनकी गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे थे वो सभी के सभी उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। और इनके जो वाइस रॉय का रिप्लाई था इन कांग्रेस के लिए आया था जो कि हम आपको इंडिपेंडेंस नहीं देंगे, तो इसका विरोध किया। अब जब कांग्रेस के सारे मिनिस्टर्स मैक्सिमम मिनिस्टर्स हुए थे उन्होंने काफ़ी जगहों पर रिज़ाइन कर दिया, तो जिन्ना बहुत खुश हुआ, जिन्ना इससे बहुत ज़्यादा खुश हुआ। और इन्होंने इंडियन मुस्लिम जो इंडिया में मुस्लिम्स रह रहे थे उनको मिलकर क्या बोला कि अब हम जो ये दिन था जो जिस दिन कांग्रेस के सभी मिनिस्टर रिज़ाइन कर गए, इस डे को हम कहेंगे द डे ऑफ डिलीवरेंस। ओके, तो डे ऑफ डिलीवरेंस इसको मैंने स्पेशली हाईलाइट किया हुआ है कि ये डे जिन्ना के द्वारा जो है इंडियन मुस्लिम्स के लिए बोला गया था कि इसको कैसे सेलिब्रेट करेंगे हम, एज द रिजाइनिंग डे ऑफ कांग्रेस मिनिस्टर्स। इसके बाद पाकिस्तान रेजोल्यूशन या फिर लाहौर रेजोल्यूशन एक्ट आया। द एडलिस्ट चौधरी रहमत अली इंस्पायर्ड ए ग्रुप ऑफ यंग मुस्लिम्स एंड इन्वेंटिंग them the term Pakistan, later Pakistan in 1935 and turned into a political program by जिन्ना। तो यही है कि इंडिया के कुछ मुस्लिम्स थे उनको इंस्पायर किया गया कि इनके द्वारा चौधरी रहमत अली के द्वारा। इसी के साथ साथ इससे पहले इकबाल थे जिनकी एक्चुअली में ये आइडियोलॉजी थी, जिनका आइडियोलॉजी इन्हीं के द्वारा थी। विजन किसकी थी? रहमत अली के द्वारा। और जो मुस्लिमों में थोड़ा डर था, इन सब चीज़ों का फ़ायदा किसने उठाया? जिन्ना ने। और इसकी मदद से उसने किसकी क्रिएशन के लिए बोला? द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इसी के द्वारा लेड हुई। ठीक है, तो लाहौर सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग हेल्ड ऑन। कब हुआ था ये लाहौर सेशन? ये हुआ था March 24, 1940, जिसमें इन्होंने पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास किया। अभी हम 1940 तक पहुँचे हैं और 1940 में ही आया अगस्त ऑफर यानी कि लिनलिथ गो ऑफर, जो अगस्त 8, 1940 को आया था। अब था क्या, जो उस वक्त के वाइस रॉय थे ना लिनलिथ गो, ये आए, इन्होंने कुछ प्रपोजल्स रखे एज एन
जिसको इन्होंने अगस्त ऑफर ही बोला था, इसकी क्या थी, मतलब मेन इसकी नींव क्या थी, इन्होंने क्या बोला कि डिक्लेयरिंग द गोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश डोमिनियन स्टेटस इन इंडिया, कि डोमिनियन स्टेटस जो है इंडिया पे आना चाहिए था। क्या, इट एक्सेप्टेड द फ्रेमिंग ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडियंस, कि जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाएगा, वो अब इंडियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। तो जो भी हमारे उस वक्त मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस थे, इन्होंने इसको रिजेक्ट किया। इन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट किया कि हम ये चीज़ नहीं मानेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग जो थी, उन्होंने इस चीज़ को वेलकम किया। वो डोमिनियन स्टेटस से काफ़ी खुश थे। क्यों? क्योंकि उनके लिए सिर्फ और सिर्फ पार्टीशन ऑफ इंडिया चाहिए था, कि और उनका मानना यही था कि इंडिया में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, अगर हमें इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की जो ये प्रॉब्लम है, फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम का हल निकालना है, तो सिर्फ और सिर्फ पार्टीशन ही मेन चीज़ होगी। तो ये सिंपली पार्टीशन के पीछे पड़े थे और इनका कोई मेन काम नहीं था। इसके बाद आया इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडेंस या फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह। ये दोस्तों मैंने छोटी छोटी पॉइंट्स भी क्यों इंक्लूड किए हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो कुछ एग्जाम में रहना नहीं चाहिए। पहला पॉइंट इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विनोबा भावे वॉज द फर्स्ट सत्याग्रही हु वॉज अरेस्टेड ऑन अक्टूबर 21। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो इंडिविजुअल सत्याग्रह थी या इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडेंस थी, उसके अंडर जो फर्स्ट सत्याग्रही थे वो कौन थे? विनोबा भावे। ओके, फॉलोड बाय मैनी मोर इंक्लूडिंग नेहरू, पटेल, लेटर सस्पेंडेड बाय गांधी जी। देखिए, अब विनोबा भावे के द्वारा जो ये फर्स्ट सत्याग्रही बन चुके थे अंडर इंडिविजुअल सत्याग्रह, लेकिन ये भी अरेस्ट कर दिए गए बाद में इंडिविजुअली सत्याग्रह मूवमेंट। मतलब इंडिविजुअली सत्याग्रही किन किन के द्वारा बनेंगे ये? एक तो नेहरू जी भी बने, पटेल जी भी बने, लेकिन गांधी जी को ये इतना सही नहीं लगा, इसलिए उन्होंने ये नीति यानी कि इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस को सस्पेंड कर दिया। इसके बाद जो मेन था वो था क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। तो ये जो इम्पोर्टेंट है मैं वही लिया है अभी, द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। देखिए, अगस्त 1942 को क्या होता है? द कांग्रेस इन मीटिंग एट गोवालिया टैंक बॉम्बे पास दिस रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन कब पास हुआ? ये 1942 अगस्त 1942 में। कहाँ पर? ग्वालियर टैंक बॉम्बे, जहाँ पर गांधी जी ने ब्रिटिश लोगों को ये बोला, या तो इंडिया छोड़ो, और दूसरा इन्होंने जो नारे कौन से लगाए थे? डू और डाई, यानी कि करो या मरो। अब जितने भी इंडियन लीडर्स थे जो ये मूवमेंट चला रहे थे अगस्त 1942 को, जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स थे जैसे कि गांधी जी, नेहरू या पटेल जी, ये सब के सब अरेस्ट हो जाते हैं। लेकिन जो बचे होते हैं वो रेजोल्यूशन को कंटिन्यू कर रखते हैं। अब होता है क्या, इस रेजोल्यूशन के तहत काफ़ी ज़्यादा वायलेंस जो है, काफ़ी ज़्यादा वायलेंस आपको अगर आप बात करो उस वक्त होता है, वायलेंस होता है। जहाँ कर जो इनके गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं उनको भी तबाह कर दिया जाता है, टेलीफोन वायर उनको भी कट कर दिया जाता है, कम्युनिकेशन वगैरह सब कुछ टूट जाता है उस वक्त। तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालत हो जाती है। इसी के साथ साथ पैरेलल गवर्नमेंट बनने लगती है कुछ प्लेसेस में। पैरेलल गवर्नमेंट, ये मैंने पॉइंट क्यों लिया, क्या पता क्वेश्चन इसमें से पूछा जाए। एक तो बालिया जो उत्तर प्रदेश में किसके द्वारा बनाई जाती है? चिट्टू पांड्या। इसी तरह तमुलक मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट बंगाल बाय सतीश सामंत, सतारा महाराष्ट्र में बनती है बाय वाई चाहवन एंड नाना पाटिल। दी लॉन्गेस्ट टर्म पैरेलल गवर्नमेंट, ये थी लॉन्गेस्ट टर्म पैरेलल गवर्नमेंट सतारा। इसी के साथ तलचार जो ओडिशा में बनती है, यानी कि इसमें खूब बवाल मचता है। ये बहुत ही ज़्यादा एक प्रोमिनेंट मूवमेंट थी क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में आई थी। अब क्विट इंडिया ये टर्म किसके द्वारा कॉइन की गई थी? ये यूसुफ मेहरली के द्वारा कॉइन की गई थी, जो महात्मा गांधी के ही कंपेनियन थे। लेकिन ये मूवमेंट भी दोस्तों लेटर क्रश कर दी जाती है, किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इसको सप्रेस कर दिया जाता है इस मूवमेंट को भी, क्योंकि काफ़ी मेन लीडर्स जो होते हैं हमारे वो अरेस्ट हो जाते हैं। तो इसी के कारण ये मूवमेंट भी दब जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज, यानी कि द इंडियन नेशनल आर्मी INA। ये भी मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा, क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसके रिलेटेड भी थोड़ा सा आपको आउट ऑफ सिलेबस भी हो सकता है, कुछ भी बोल सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। देखिए, होता क्या है कि जापान और ब्रिटिश में वॉर चल रही होती है, ठीक है, साउथ एशिया ईस्ट में। तो वहाँ पर जापान जो है वो इनको डिफीट कर देता है। जापान इनको डिफीट तो कर देता है, लेकिन टुक अ नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स एज प्रिजनर्स ऑफ वॉर। बहुत से इंडियन सोल्जर्स को ये पकड़ लेते हैं जापान
जापान के जो सोल्जर्स होते हैं वो बहुत से इंडियन सोल्जर्स को पकड़ लेते हैं, क्योंकि इंडियन सोल्जर्स उस वक्त बहुत से इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश आर्मी के अंडर भी काम कर रहे होते हैं। लेकिन देखिए होता क्या कि इन मार्च 1942 में एक कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियंस वाज हेल्ड इन टोक्यो। एक कॉन्फ्रेंस होती है टोक्यो में, और वो क्या कर देते हैं, ये फॉर्म कर देते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना हो जाती है उस वक्त। और INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी, इसकी फॉर्मेशन किसके द्वारा होती है, रास बिहारी बोस। ये आपको नाम याद करना है, कभी पूछ लिया जाए एग्जाम में कि INA की स्थापना यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी या फिर आज़ाद हिंद फौज, इसकी स्थापना किसके द्वारा होती है, रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 में। और 1943 में INA वॉज रीऑर्गेनाइज्ड, इसको रीऑर्गेनाइज कर दिया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो मिशन आता है वो आता है कैबिनेट मिशन। उस वक्त दोस्तों अगर मैं बात करूं कि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होते हैं लॉर्ड हैटली, ये एक डिक्लेरेशन पास करते हैं, एक डिक्लेरेशन देते हैं कि डिक्लेरेशन कब देते हैं, मार्च 15, 1946 में, कि जो ब्रिटिश कैबिनेट मिशन है ये इंडिया विजिट करेगा और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो है इस देखेगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं क्या वो इंडिया में इंट्रोड्यूस करनी चाहिए या नहीं। मतलब इसका मेन क्या था कि विज़िट कराने का ब्रिटिश कैबिनेट मिशन को, जो इंडिया में विज़िट कराना, किसकी रिकमेंडेशंस के लिए, कि इस बात की रिकमेंडेशंस की जाए रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। अब जो ये कैबिनेट मिशन था इसमें कौन कौन थे ये नाम भी आपको याद करने पड़ेंगे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड AV अलेक्जेंडर विजिट इंडिया एंड मेट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। इंडिया में आते हैं और इंडिया में बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज से मिलते हैं, ये उनके रिप्रेजेंटेटिव से ये मिलते हैं। इसका मिशन क्या होता है, टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज इंटरिम गवर्नमेंट। देखिए इसका क्या था कि इस्टेब्लिशमेंट किसकी करनी थी, कंस्टिट्यूएंट असेंबली की इस्टेब्लिशमेंट करनी थी, क्या फ्रेम करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन भी और साथ ही साथ इंटरिम गवर्नमेंट भी। तो मुस्लिम लीग ने तो ये एक ही झटके में इसको एक्सेप्ट कर लिया। मुस्लिम लीग ने इसको एक ही झटके में एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो जैसे मैंने आपको बताया पार्टीशन के पीछे पड़े थे और उनको कुछ भी चीज़ नहीं दिख रही थी। जून 6, 1946 को इन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट करी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इंटरिम गवर्नमेंट की जब मीटिंग होती है, कांग्रेस की तरफ से ये मीटिंग किसके द्वारा लीड की जाती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। होती कब है, सितंबर 2, 1946 में जब ये इंटरिम गवर्नमेंट मीटिंग होती है। कांग्रेस मेंबर्स की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसको लेड करते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग यहाँ पर नहीं आती है, क्योंकि वो कांग्रेस के साथ तो उनकी अपनी ही एक दुश्मनी चल रही थी, वो उस चीज़ में आते ही नहीं थे जिसमें कांग्रेस आती थी। तो उनका अलग ही था, जैसे मैंने बताया पार्टीशन, बस और कुछ भी नहीं था उनका। इसके बाद जो अलग चीज़ इंटरिम गवर्नमेंट के बाद क्या था कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें कंस्टिट्यूएंट असेंबली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इनको इलेक्ट किया जाता है एज प्रेसिडेंट। ठीक है, एज प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इलेक्ट किया जाता है, लेकिन मुस्लिम लीग यहाँ पर भी नहीं आती है। होती कब है ये, दिसंबर 9, 1946 में। इसके बाद आता है एटलीज अनाउंसमेंट। तो एटली जैसे मैंने ऊपर बढ़ा, कौन थे ये, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो ये इन्होंने अनाउंस किया कि ब्रिटिश जो है वो इंडिया को पूरी तरह से लीव कर देगा कम्प्लीटली। इंडिया को मतलब ये छोड़ देंगे, अंग्रेज़ जो है हिंदुस्तान को छोड़ देंगे कब, जून 30, 1948 तक। और इन्होंने एक और बात बोली कि लॉर्ड माउंटबेटन रिप्लेस करेंगे किसको, वेवल को। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड माउंटबेटन ने वेवल को कब रिप्लेस करा, ये किसके अनाउंसमेंट में ये चीज़ आई थी, ये एटलीस्ट यानी कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के अनाउंसमेंट में आई थी। और इनका प्लान क्या था, माउंटबेटन जी का प्लान, लॉर्ड माउंटबेटन जी रिप्लेस लॉर्ड वेवल कब, 1947 मार्च 1947 में इन्होंने उनको रिप्लेस कर दिया, लॉर्ड वेवल को रिप्लेस कर दिया। अब इनका प्लान क्या था, इनका प्लान देखिए, उन्होंने अपना प्लान जो बताया, सबसे पहले 3 जून 1947 को उन्होंने अपना प्लान बताया। इनका प्लान मेन क्या था, वही इंडिया को 2 टुकड़ों में डिवाइड करना, लेकिन बेशक डिवाइड करना, लेकिन यूनिटी को मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटेन करना। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपने जो डिटेल्ड प्रिंसिपल्स थे पार्टीशन के,
इन्होंने वो रखे, ही laid down the detailed principles for the partition of country and speedy transfer of political powers in the form of dominion status। उसी चीज़ पर बात हो रही है जो चीज़ें पहले लेकर आए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की डोमिनियन स्टेटस पर, इन द फॉर्म ऑफ डोमिनियन स्टेटस टू न्यूली फॉर्म डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो अब ये चीज़ कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट कर ली और मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट कर ली। क्यों? क्योंकि डोमिनियन स्टेटस था, अब पार्टीशन तो होना ही होना था, तो कांग्रेस के द्वारा भी एक्सेप्ट कर दी गई, मुस्लिम लीग के द्वारा भी एक्सेप्ट कर दी गई, और इसके द्वारा रिजल्ट क्या बना? पाकिस्तान, द बर्थ ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, और पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद, जैसे कि आपको पता है 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हो चुका था। ठीक है, अब इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, यानी कि जब लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ये चीज़ बोल दी गई, उनका प्लान जो है वो डिस्कस हो चुका था, और अब बस क्या था, ये जो बिल था कंटेनिंग द माउंटबेटन प्लान, ये जो बिल जो है ये माउंटबेटन प्लान को जिसमें माउंटबेटन जी का प्लान था, जून 3, 1947 को इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करवाया गया और वहाँ पर ये बिल पास हो गया, और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। ओके, और अगर मैं इसके बाद की थोड़ी सी बात करूं कि आज़ादी के बाद जो 3 स्टेट्स थी, 3 या फिर बोलूं 3 जगहें थी या स्टेट्स थी जो उस वक्त भी आज़ाद थी, वो थी जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। ठीक है, तो बाकी जो जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड है वो हम जम्मू कश्मीर के पार्ट में ही पढ़ेंगे। हैदराबाद की बात करूं तो एक तो जूनागढ़ भी इंडिया के अंडर आया था, और हैदराबाद की बात करूं तो हैदराबाद में क्या था कि बेशक वहाँ का जो निज़ाम था ही वॉज ए मुस्लिम, बट वहाँ की जो जनता थी वो काफ़ी मेजॉरिटी में हिंदूज थी, तो उन्होंने बोल दिया था कि हम इंडिया के साथ ही जाना पसंद करेंगे, लेकिन निज़ाम नहीं मान रहा था जो मुस्लिम था। तो इंडिया की जब सरदार वल्लभ भाई पटेल इनसे मीटिंग में आते हैं, तो बाकी आपको पता ही है कि फिर इनको जो है वहाँ पाकिस्तान भागना पड़ता है, और ये हैदराबाद जो है वो इंडिया के अंडर हो जाता है। तो जो जम्मू कश्मीर की मेन हिस्ट्री है वो हम जम्मू कश्मीर के पार्ट में ही पढ़ेंगे कि कैसे पाकिस्तान ने अपने ट्रूप्स जो है वो हमारी स्टेट में घुसा दिए थे, और फिर हमारे जो राजा थे उन्होंने जो इंडिया के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से जब मदद मांगी थी, तो उसके बाद उन्होंने अपनी फोर्सेस भेजी। तो ये सब हम जम्मू कश्मीर के पार्ट में ज़रूर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जो हमारा इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट था ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कल्चर की बात करूँ, कल्चर कंप्लीट हो गया, हेरिटेज भी पढ़ लिया, और साथ ही साथ फ्रीडम स्ट्रगल एंड मूवमेंट भी हम कर चुके हैं, और हमारा ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इसके ऊपर MCQs दूंगा ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्या लेकर आएंगे आपके लिए MCQs फॉर फ्रीडम स्ट्रगल। ओके, फ्रीडम स्ट्रगल के रिलेटेड MCQs कंसर्निंग फ्रीडम स्ट्रगल हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।